जी बिस्मिल्लाह के साथ पार्ट 7 स्टार्ट हो गया है। ये होपफुली सेकंड लास्ट पार्ट होगा हमारा, ठीक है। IS 38 करना है जी हमने, लेकिन उससे पहले देखें तो हमारा IFRS 8 ऐसे ही खामखा बीच में लटका हुआ है। इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। सारे MCQs अच्छे अच्छे सवाल सारे कर लिए थे। अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमने सबसे पहले 10% और 75% टोटल सेल, टोटल एसेट, टोटल प्रॉफिट्स या लॉसेस, जिसमें से जो हायर था, या 75% एक्सटर्नल सेल्स टेस्ट लगाया था। उससे रिपोर्टेबल भाई बातें ना करें प्लीज़, इधर बातें ना करें यार, क्लास चल रही है। और जब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो गए थे हमारे, तो हमने फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को और अलग अलग नाम से और अदर देन रिपोर्टेबल को इकट्ठा कर दिया था। और 13-14 चीज़ें इसके बारे में हमने बताई थी। इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वैसे ही था, कोई मटीरियल आइटम आ जाए तो टोटल प्रॉफिट्स, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग अलग थे। फिर टैक्स इनकम या एक्सपेंस था, फिर इनकम फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट था, फिर एडिशन फिक्स एसेट के, और फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बात थी अलग से। तो ये कुछ एक लिस्ट थी जो हमने डिस्क्लोजर्स के अंदर पढ़ी थी। इसको बनाने के बाद फिर हमने 5 चीज़ों का, वैसे तो 4 चीज़ें उसने लिखी हुई थी, 4 चीज़ों का हमने रेकन्सिलेशन देनी होती है। टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट्स, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने बीच में ऐसी मटीरियल आइटम कह के इसको भी डिस्क्लोज किया हुआ था। फिर उसके बाद एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स पढ़े थे, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बाय जोग्राफिकल एरिया, और उसमें फिर एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट्स। और मैंने कहा था कि अगर प्रोडक्ट वाइज सेल उधर है तो यहाँ पे एक्सटर्नल सेल जोग्राफिकली बताओ, और अगर वहाँ पे कंट्री वाइड जोग्राफिकली उधर सेगमेंट बना हुआ है तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट वाइज बता दो। और फिर रिलायंस ऑन एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन कस्टमर जो था, वो हमारा किसी एक के ऊपर अगर 10% या उससे ज़्यादा किसी एक बंदे को सेल कर रहे हैं तो उसके नाम लिखे बगैर उसके बारे में हम बता देते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये इसकी रिवीजन भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और लेकिन आप लोगों ने वो लेक्चर लिया नहीं मेरे ख्याल से, जो पार्ट मैंने 2 दिया था कल, उसके अंदर वो जो सेफ गार्ड वाले सवाल के अंदर डिस्क्लोजर था IFRS 8 का, वो हमने साथ ही कर दिया था। मतलब उसी सवाल के साथ उस पार्ट 105 पार्ट 2 के अंदर, जो 2.25 घंटे का बना है, उसके अंदर सबसे पहले बात ही शायद उसी की शुरू हो रही है। बहरहाल वो तो देख लेंगे, पहले नहीं तो बाद में आ ही जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर बड़ी मेहनत की आपने, बड़ी मेहनत की आपने, ये सारे सवाल किए हुए थे। बहुत स्टैंडर्ड, आपको आसान लगता था। सारा कुछ ही हमने इसमें किया था, सिवाय एक पैरा के जो रहता रह गया था। बस अल्लाह की शान, पता नहीं कैसे रह गया था, रह जो गया था, अब क्या कर सकते हैं। ये देखो, मैंने आपको कहा था कई बार, मैं आपको कहता हूँ, ये कल जो है ना, ये कभी नहीं आती। इसलिए आप हमेशा यूँ कहा करें आज से, ठीक है ना। अब देखें, ये कल पता नहीं कितना अरसा पहले हमने लिखा था, लेकिन वो कल रोज़ कल हो जाता था। कल का मसला ये है कि कल जाते हैं तो वो फिर कल होता है, और आज तो आज आ जाता है, कल कभी आता नहीं है ना, ठीक है। कल कल जाएंगे तो कल फिर आगे चला जाएगा, देखा फिर ये होता है। इससे ऊपर सारे डिस्क्लोजर्स हमने पढ़ लिए थे, हर चीज़ हमने देखो शुरू से लेके आखिर तक इसकी यखनी निकाल दी थी, लेकिन ये हमने कल पे रखा था। तो कोई भी आज का काम कल पे ना छोड़ा करें। अब ये थोड़ा सा ज़रा पढ़िएगा ध्यान से जी। अच्छा, मैं वैसे कुछ एग्जांपल्स बनाता हूँ, ज़रा पहले उसको देखते हैं हम, शायद फिर हमें कुछ समझ आ जाए इसकी ना। CODM कहता है जी, मुझे सेगमेंट एनालिसिस FIFO से भी बना दो, ठीक है। FIFO से बना दें, असल में हम बनाते FIFO से हैं, लेकिन CODM कभी कह देता है FIFO, कभी वो ये भी कह सकता है FIFO और वेटेड एवरेज मुझे दोनों से बना दो, ठीक है, मर्जी है ना CODM की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने वेटेड एवरेज अगर शो करना है तो कोई बात नहीं, CODM की बात मान के FIFO पे उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट का
डिस्क्लोजर बना देंगे, यानी इन्वेंट्री को हम किस पे ले लेंगे, फाइफो पे। सीओडी हम जो कह रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लगा हुआ है हमारा, वेटेड एवरेज। ठीक है, अब 37.1 क्या था भला, रेकन्सिलिएशन, ऐसे ही है ना, रेकन्सिलिएशन ही थी ना, देख लेते हैं कहीं आगे पीछे ना हो गया मुझसे, अभी तो देख के आ रहे। 37.2, अच्छा 1 हमने सेगमेंट, ठीक है। 37.2 के अंदर फिर क्या करेंगे, रेकन्सिलिएशन। बेसिकली रेकन्सिलिएशन में फिर आपने क्या करना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचने के लिए फाइफो वाली एडजस्टमेंट डाल देनी है, क्योंकि आपका रिपोर्टेबल जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा उसमें फिगर्स पड़ी होंगी फाइफो पे, और उसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली फिगर होगी, दोनों रेकन्साइल नहीं कर रही। डिफरेंस क्या होगा, फाइफो और एफको का जो स्टॉक का डिफरेंस होता है, तो वो आप क्या करेंगे, इस 37.2 में डाल देंगे। ठीक है, मसलन वो कहता है फाइफो भी करो और एफको भी करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम यूज़ कर रहे हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, तो फिर अगर वो फाइफो वाला कह रहा है तो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, फाइफो की, अगर वो वेटेड एवरेज का कह रहा है तो फिर वेटेड एवरेज के अंदर हमें एडजस्टमेंट कोई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, दोनों से बनवा सकता है, अगर दोनों से बनवाए, मैं यूँ कहता हूँ ना, दोनों से बनवाए और हम यूज़ कर रहे हैं जी फाइफो मसलन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे किसकी हम एडजस्टमेंट दे देंगे, वेटेड एवरेज की। सही है, एक ये बात। अच्छा मसलन अब ये बातें फिर पढ़ना शुरू करते हैं ना, बल्कि पहले ये पढ़ लें, ये पढ़ें ज़रा। The amount of each segment item reported shall be the same measure as reported to CODM. Each item reported where reported? Each item reported in 37.1. 37.1, ठीक है। अब बल्कि इसको मैं फिलहाल यूं ही कहता हूँ, ठीक है, कि 37.1 में फिर रेकन्सिलिएशन की बात अलग कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको 37.1 ही रखते हैं, ठीक है। और ये क्या है जी हमारा, मैंने कहा था जी वेटेड एवरेज है, ठीक है। तो 37.1 में अब फाइफो भी और एफको भी कह रहा है, तो फिर अब 37.1 में आप क्या कर दें, वेटेड एवरेज बना दें, मर्जी है, ठीक है। तो 37.1 में जो कहे वो, ठीक है, वो आप उसकी बात मान लेते होते हैं, ठीक है। अगली बात अब पढ़े जरा, अमाउंट ऑफ ईच सेगमेंट आइटम रिपोर्टेड इन 37.1, ये मैंने खुद डाला है इन 37.1, क्योंकि वो बात ही ऊपर किसी का आ रहा था, डिस्क्लोजर्स की, ठीक है। shall be the same as reported to CODM for the purpose of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance। कहता है जैसे उसको अलग से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे वो चाहता है, वो कहता है फाइफो पे मुझे बताया करो जरा स्टॉक, तो ठीक है, आपने फिर 37.1 में फाइफो ही रखना है, ठीक है। इन केस मल्टीपल मैयर्स आर रिपोर्टेड, यूज द मैयर मोस्ट कंसिस्टेंट विद। अब अगर वो दोनों कह रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेटेड एवरेज पे हैं, तो फिर 37.1 में ये क्या कह रहा है, ये क्या है, सीओडीएम को आप प्रेजेंट करते हैं फाइन देखें, एक तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट का नोट है ना जो आपने यूजर को दिया, इसके बैक पे वो ये वाला नोट देख रहा होता है, वो तो हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते आपसे रिपोर्ट्स मांग रहा होगा, आपसे डिटेल्स मांग रहा होगा, वर्किंग्स मांग रहा होगा सीओडीएम। तो अगर वो आपसे स्टॉक्स फाइफो पे लेता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एफको यूज हो रहा है, तो फिर क्या करो, 37.1 में फाइफो यूज करो, इस नोट के अंदर वो यूज करो जो रिपोर्ट कर रहे हो सीओडीएम को डिसीजन मेकिंग के लिए। और अगर सीओडीएम दोनों तरह से मांग रहा है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नजर आ रहा है वही वाला यूज कर लो। गॉट इट, ये पॉइंट समझ आया, ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है, एक्सेप्शन है, सुनो, देखो अब रह जाती हैं चीजें ऐसे ही, फिर डराती रहती हैं ऐसे ही। Basis of accounting for any transaction between reportable segment at market price मसलन मैं कहता हूं जी कि इन एसेट्स
इन एसिड्स आई हैव नॉट एडेड बिल्डिंग ऑफ एनी सेगमेंट, आपकी मर्जी है ना, बिल्डिंग ऑफ एनी सेगमेंट। ठीक है जी। इन एसिड्स आई हैव नॉट एडेड बिल्डिंग ऑफ एनी सेगमेंट, टोटल एसिड्स के अंदर किसी सेगमेंट की बिल्डिंग नहीं है, अलग से नहीं डाली हूँ, सारी हेड ऑफिस में रखी है। मिसाल दे रहा हूँ, मसलन इन प्रॉफिट्स, ऐसे ही कोई एक्सेप्शन, ये मैं मिसालें बना रहा हूँ कि एक्सेप्शन है कुछ हमारी, ठीक है, मिसाल ऐसी जेन में जो आ रही, इन प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट डिडक्टेड। ठीक है जी, ये मैंने दो एक्सेप्शंस बताई। अब इसकी रेकन्सिलिएशन के ऊपर ना, रेकन्सिलिएशन के अंदर फिर क्या करोगे, एसिड्स मसलन रिपोर्टेबल, ठीक है जी, 50 आ रहे हैं रेकन्सिलिएशन के अंदर, ठीक है ना। आप यूँ बताओगे कि आपने, ये पढ़ाता हूँ, भी समझ आएगी फिर, ठीक है, थोड़ी मिसाल बना के ना ज़रा, जैसे पहला जुमला सही समझ आ गया, इसको ज़रा पढ़ते हैं फिर आते हैं। एन एंटी शैल प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस, सेगमेंट एसिड्स एंड सेगमेंट लाइबिलिटीज। एंटी शैल प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस, segment assets and segment liabilities. For each reportable segment at a minimum, entity shall disclose the following. मसलन बताइए द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट। मैंने कहा जी मसलन कि एट मार्केट प्राइस, हम ये आपस की ट्रांजेक्शन होती थी ना, ठीक है जी, तो एट मार्केट प्राइस होती हैं, यानी मार्केट में जितने की चीज़ बेचते हैं, केमिकल वाले सोडा को भी उतने की चीज़ बेचते हैं, ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हम उसको एट कॉस्ट बेचते हैं, भाई मर्जी है ना हमारी, या हम वो उसको कह सकते हैं और हम बेचते हैं जी एट कॉस्ट प्लस मसलन 10%, बताओ, ठीक है। एट मिनिमम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताओ, क्या करो जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताओ फॉर एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। फिर नेचर बताओ, नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स प्रॉफिट्स और लॉस बिफोर टैक्स एंड द एंटिटीज प्रॉफिट और लॉस, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसीज और एलोकेशन ऑफ सेंट्रली इनकर्ड कॉस्ट्स। हमने कहा जी मसलन कि हमने इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया, इन प्रॉफिट्स इंटरेस्ट लोन इज नॉट डिडक्टेड मसलन, तो माइनस कर दो, ठीक है। मसलन हमने हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस कहीं पे एलोकेट नहीं किए हुए थे, तो माइनस कर दो, ठीक है। मसलन हमने हेड ऑफिस की इनकम्स ऐड नहीं की हुई थी, तो ऐड कर दो, ठीक है जी। द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एसिड्स एंड एसिड्स ऑफ एंटिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज और एलोकेशन ऑफ जॉइंटली यूज्ड एसिड्स, तो ये कुछ आपने बातें बतानी है, ठीक है। एट मिनिमम नेचर ऑफ, मैं इसको समझाता हूँ कि जी मैं जैसे मैं बता रहा था 2000, वहाँ से एक्सेप्शन 2026 था, ये आखिरी बात फिर करते हैं इसको, ठीक है ना। इंटरेस्ट इज मसलन नॉट डिडक्टेड फ्रॉम एनी रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। 2027 आया, 2027 में CODM सेड क्या जी कि डिडक्ट करो, CODM में कह रहा है जी डिडक्ट करो इंटरेस्ट। अब 2026 की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी थी, तो उसमें केमिकल, सोडा, मैं मिसाल के तौर पे वही लेता हूँ ना, सवाल हमारे जेहन में बैठा हुआ, ज़रा केमिकल सोडा, तो हमने कहा जी प्रॉफिट जो थे वो केमिकल के 2026 के जो हैं वो आ रहे हैं 70, ये 26 की बात है, ठीक है। और सोडा केमिकल के अंदर हमने नहीं किया हुआ जी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट। अब 2027 में CODM ने कह दिया कि भैया करो, 2027 आया, अब फिर क्या करें,
हमने केमिकल के 2 डिस्क्लोजर देने हैं फिर, ठीक है। केमिकल का 27 भी और 26 भी दोबारा बताना है, लेकिन 26 के अंदर रीस्टेटमेंट हो जाएगी। मसलन मैंने कहा जी हमने इंटरेस्ट को डिडक्ट नहीं किया था, 2 रुपये का इंटरेस्ट था, ठीक है, और 2 रुपये का इंटरेस्ट जब डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्रॉफिट्स 68, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गए 68 और 27 के प्रॉफिट जी 80। अब इसमें तो डिडक्ट कर ही दिया होगा, ठीक है। और साथ हमने क्या बताया ऐसे, नाउ वी डिडक्ट इंटरेस्ट एंड effect is decrease in profit by 2 rupees, ठीक है जी, सही है। तो measurement of items reported in segmental information, तो segmental items कौन से, जो कि रिपोर्टेड हैं, ये पैरा 23-24 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और सेगमेंटल इंफॉर्मेशन होती थी हमारी 37.1 के अंदर। अब जरा इसको दोबारा एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है, थोड़ी सी गपशप लगी थी, ठीक है। कहता है अमाउंट ऑफ ईच सेगमेंट आइटम रिपोर्टेड इन 37.1 shall be same as reported to CODM for purpose of making decision making वगैरह वगैरह। in case multiple measures are reported, use the measure in 37.1 most consistent with entity's financial statement। डन होगी ये बात। अब आगे कहता है an entity shall provide an explanation of measurement of segment profit or loss, segment assets, segment liabilities for each reportable segment, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दें जी मेजरमेंट्स की। एट मिनिमम एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, क्या बताएं जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है जी, आपस की ट्रांजैक्शन की। नेचर ऑफ एनी डिफरेंस, अब ये बात यहां से मैंने शुरू की थी, नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स प्रॉफिट्स एंड एंटिटीज प्रॉफिट्स, ठीक है जी। इन प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट डिडक्टेड। अब पीएनएल के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें तो डिडक्ट हुआ होता है, ठीक है। या एंटिटीज मसलन फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी एलोकेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी एलोकेशन ऑफ सेंट्रली इनकर्ड कॉस्ट, ठीक है जी। इंटरेस्ट सारे बिजनेस का हेड ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए, हेड ऑफिस की इनकम्स ऐड नहीं की, ठीक है। तो ये आपने नेचर ऑफ डिफरेंस इसकी फिर बतानी होती है, ठीक है। ऐसे बताएंगे, ऐसे सिर्फ चेंज नहीं करना, ऐसे बताना भी पड़ता है। फिर क्या बताओ जी, एट मिनिमम डिफरेंस, एनी डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस और एंटिटीज प्रॉफिट और लॉस। फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एसेट्स एंड एसेट्स ऑफ एंटिटी। इन एसेट्स आई हैव नॉट एडेड बिल्डिंग ऑफ एनी सेगमेंट, मिसाल के तौर पे, ठीक है। या इन एसेट्स आई हैव नॉट एडेड बिल्डिंग ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। कुछ भी ऐसे, कोई ऐसी एक्सेप्शन, ऐसे जरा इजी लग रहा है आपको, ये सुना हुआ पड़ा हुआ भी है, ठीक है। मसलन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंटली यूज्ड एसेट्स, ठीक है। हम एक एसेट को जॉइंटली यूज कर रहे हैं, तो यहां पर वो बात बनती है कि मसलन आई हैव नॉट, क्या लिखा था मैंने, आई हैव नॉट एडेड बिल्डिंग ऑफ एनी सेगमेंट, बिल्डिंग इन एनी सेगमेंट, यूं कह लें कि मसलन बिल्डिंग हेड ऑफिस की है और हम कर सकते हैं ना कि उसको हर एक के अंदर बांट दें, हमने एक जगह पढ़ा था तो वो हमने नहीं किया हो मसलन, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस की नेचर बतानी, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताओ, आपस की ट्रांजैक्शन की, और नेचर ऑफ डिफरेंस बताओ, ठीक है। इन मेजरमेंट ऑफ, कम से कम दर्जे में ये बताओ रिपोर्टेबल सेगमेंट के प्रॉफिट और एंटिटी के प्रॉफिट में क्या फर्क है, रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स और एंटिटी के एसेट्स में क्या फर्क है, ठीक है। और आखिरी बात ये होगी ना बात, लायबिलिटी भी उस तरह से आ गई, रिपोर्टेबल सेगमेंट की लायबिलिटीज और एंटिटी की लायबिलिटीज के अंदर क्या फर्क है, इसी तरह से बता रहे हैं, ठीक है। और फिर आखिर में क्या बताओ, नेचर ऑफ, ये इस तरह येलो करें ना, ये येलो, नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और एंटिटी प्रॉफिट, सेगमेंट एसेट और एंटिटीज एसेट। और तीसरा क्या है जी, रिपोर्टेबल सेगमेंट लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर में क्या कह रहा है जी, नेचर ऑफ एनी चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड्स in measurement methods used to determine reported segment profit or loss and effect if any of those changes in measurement of segment profit or loss, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा समझ में आने के काबिल हो गया, पिक्चर ले लो अब इसको।
ये एक्सेप्शन है, ये बेसिकली मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी, ये एक्सेप्शन, ठीक है, कि एंटिटी शैल प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस एंड सेगमेंट एसेट सेगमेंट लायबिलिटीज। 1 मिनट इसको नीचे कर लेना, अगर तस्वीर ज़रा और बड़ी हो जानी है। एक जी 1 मिनट, 1 मिनट। ये पढ़ो, an entity shall provide an explanation of measure of segment profit or loss asset liabilities for each at a minimum entity shall disclose the following। यानी कोई एक्सेप्शंस हैं अगर तो वो बताएं आप कि एसेट्स में मैंने बिल्डिंग नहीं ऐड की, प्रॉफिट्स में मैंने इंटरेस्ट ऐड नहीं किया किसी सेगमेंट, यानी कोई मैंने मिसालें दी हैं, कोई भी मिसाल यहाँ पे हो सकती है जो आपका डिफरेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उसके सेगमेंट के ना, कोई भी किसी किस्म की भी बात है, ठीक है। मसलन हमने एक बिल्डिंग कॉमन रख के उसको एलोकेट करना होता है, ठीक है, हमने वो नहीं किया, या हमने कोई बिल्डिंग कॉमनली एलोकेट कर दी है, ठीक है, तो वो बता रहे हैं। तो कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं वो एक्सप्लेन करें, एट मिनिमम ये बातें बताएं कि प्रॉफिट के अंदर क्या मसला है, एसेट्स के अंदर क्या मसला है, सेगमेंट रिपोर्टिंग में और इस तरह से उसके अंदर फाइनेंस स्टेटमेंट में लायबिलिटीज में क्या मसला है, ऐसी कोई तीसरी मिसाल और डाल लें। तो रेकन्सिलिएशन में फिर वो बातें डालनी भी पड़ती थी, जो एक्सेप्शन होती है फिर वो रेकन्सिलिएशन में डाल के आप उसको बराबर भी करते हैं। और कोई चेंज है अगर पिछले साल से तो उसकी नेचर बताएं, उसका इफेक्ट भी बताएं। ये थी जनाब मेजरमेंट ऑफ आइटम्स रिपोर्टेड इन सेगमेंटल इंफॉर्मेशन। आप पूछें सवाल। अच्छा जी, पूछ लें सवाल बेटा, फिर मैं आगे चलूँ वरना। जी इन हाँ, आई हैव नॉट एडेड बिल्डिंग इन एनी सेगमेंट लिखा था मैंने मसलन, ठीक है, हेड ऑफिस बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग जो है वो किसी में ऐड नहीं की। बड़ी हंसने वाली गल थी वैसे। अच्छा जी, सही है जी। तो ये पैरा एक रहता था, थोड़ी सी इसकी गपशप आ गई, कहीं पे वो काम आ ही जाता है जी। है जी, पैड़े वेले तक को पता लगता है। चलिए, बड़ा टाइम ले लिया इसने हमारा खाम में। तो IFRS 8 में और मेरे हिसाब से कुछ रहता नहीं है, और रिवीजन पिछले लेक्चर में भी हो गई है, थोड़ी बहुत हमने गपशप लगा ली। बहरहाल रिवीजन तो आप नहीं करनी है तफसील वाली, ठीक है। IS 38 पे तशरीफ़ ले आए आप, जो मगरिब की नमाज से पहले पहले आप IS 38 को ज़रा देख लेते हैं। IS 38 के 2 सवाल मैंने आपको करवाने हैं जी, ठीक है। IS 38 के 2 सवाल आपको करवाना चाहूँगा मैं। पहला सवाल कराऊँगा जो FAR की क्लास में भाई तो इतराज़ कर रहे हैं, लेकिन कर लेंगे। पहला हमारे पास सबसे अच्छा सवाल वही अवेलेबल है, ठीक है, ये लेटेस्ट है और गायब था हमारी आंखों से, देखा नहीं हुआ हमने, तो वो कर लेंगे। और दूसरा हम एप्पल वाला सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई यार सोना ही है तो घर जाके सो जाए, बिरयानी ले जाए अपनी। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जी। ये मैंने FAR का पर्चा खोला है, उनके लिए तो ये काट दिया गया था, आपके लिए ये बिल्कुल रेलेवेंट है। तो ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की क्लास में आप FAR का क्वेश्चन 7 करने लगे हैं, ठीक है जी। और जी कैश फ्लो की थ्योरी आई थी, कोई नहीं, इस दफ़ा आ जाएगा सवाल बच्चों का, पास तो हो गए ना। अच्छा, कैश फ्लो की थ्योरी आई थी, ऊपर याद आ गया इसको देख के। इस दफ़ा आ जाना उनका बड़ा सवाल, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। अच्छा जी, IS 38 का क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर इसमें बहुत सारी बातें हमारी वैसे ही रिवाइज हो जाएंगी, तो फिर कोई ज़रूरत महसूस हुई तो हम जाके फिर उसको देख लेंगे कि वो चीज़ रहती है, ठीक है भाई। बोर्ड मिटा दें, हमने नोट बनाना है। सवाल पढ़ें जी। प्रिपेयर अ नोट ऑन इनटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन BS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, ठीक है। बहुत सारी बातें हमारी इस सवाल के अंदर ही रिवाइज हो जाएंगी। SIC 32 भी इसी में ओपन कर लूँगा। फिर डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए लाइफ शाइफ वाला केस होता था, एक्सटेंशन का ऑप्शन होता था, बहुत सारी चीज़ें सवाल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ बायोडीजल। BL started a project to build a mobile application in मई 2024। हमारा साल कौन सा है जी? 31 दिसंबर 25। ये बड़ी अच्छी अटैम्प्ट होती है ना, इसमें 31 दिसंबर वाले साल आते हैं। अब सारे 30 जून वाले आ जाने हैं, हाँ ना, 30 जून गुजरा है ना, तो सवालों के अंदर अटैम्प्ट में गौर करो ना, ऐसे ही होता है, 30 जून वाले सवाल आ रहे होते हैं उसके अंदर। खैर, हमें क्या, बचपन में मुश्किल होती थी ये बात। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड, किस पे जी? मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या है जी? ये सॉफ्टवेयर ही है ना जी, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइक वेबसाइट,
वेबसाइट कॉस्ट की तरह से हेल्प तो वहीं से मिल रही है थोड़ी सी। बहरहाल फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड, conceptual and brainstorming of application features and functionality। ऐसा ही 32 में ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। ये देखें जी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, रिसर्च एक्टिविटीज़। तो रिसर्च एक्टिविटीज़ में क्या होता था? एक्टिविटीज़ एम्ड इन ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सर्च फॉर और इवेल्युएशन ऑफ और फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स की सर्च कर रहे हैं पहले, फिर एवेल्यूएट कर रहे हैं, फिर फाइनली सिलेक्ट करके फिर उनको अप्लाई करते हैं, और फिर अल्टरनेटिव्स को देखते हैं फॉर मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, और फिर फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन और एवेल्यूएशन, फाइनल सिलेक्शन की करते हैं फॉर पॉसिबल अल्टरनेटिव। ठीक है, अब ये सारी बातें हैं। SSC32 में ज़बरदस्ती डालने की इसको ज़रूरत नहीं थी। मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हम वैसे बनाते ही हैं खुद। तो बताएं जी, कॉन्सेप्चुअल और ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ एप्लीकेशन फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, ये रिसर्च फेज लग रहा है या डेवलपमेंट फेज लग रहा है? रिसर्च फेज लग रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अभी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऑब्टेन करते हैं आप नॉलेज। ठीक है, तो ये तो रिसर्च एक्टिविटी आ गई, तो ये तो एक्सपेंस आउट होगी। मजे की बात है पीपी का इनटेंजिबल का नोट बनाना, तो इसलिए जो हमारे हो गए इग्नोर हो गए बस। ठीक है, उसको फिर करना तो कुछ नहीं ना जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? जी डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। अब डिजाइन फेज में आ गए, डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन, डिजाइन और फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है। डिजाइन वाला मामला तो इधर चला होगा, ये डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, टेस्ट करना, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स को, फिर डेवलपमेंट फेज में दाखिल हो गया। डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। कोर एप्लीकेशन कोडिंग, अब ये क्या चल रहा है जी? डेवलपमेंट फेज चल पड़ा है। लेकिन जाहिर है डेवलपमेंट फेज में भी तो बुरी डेवलपमेंट होती थी। जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो हम इसकी कैपिटलाइजेशन नहीं करते होते थे। ठीक है, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस डेवलपमेंट, ये भी कैपिटलाइज होती थी। ठीक है, टेस्ट रन होगा तो पता चलेगा सही चल रही है या नहीं ऐप। ठीक है, पोस्ट गो लाइव एनहेंसमेंट्स, प्री गो नहीं, मतलब जब बन गई एप्लीकेशन उसके बाद लाइव हो गई, चल पड़ी, और उसके बाद हमने उसके अंदर को अपडेट्स किए। हाँ जी, ये तो ऑपरेशनल, ये तो मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं जब एक बार चल पड़ा तो। फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज हैं। अब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो रिसर्च फेज के दौरान हो रही होंगी तो एक्सपेंस, बुरी डेवलपमेंट दौरान होगी तो एक्सपेंस, और अच्छी डेवलपमेंट के दौरान होगी तो कैपिटलाइज। ठीक है, ये मई से लेकर जब से काम शुरू हुआ है और जून तक आ रही हैं। अच्छा लगता है, जून पे काम खत्म हो गया। ऑल कॉस्ट, कहाँ पे स्टार लगा हुआ है? इनकर्ड। ऑल कॉस्ट वर इनकर्ड इवनली ओवर द रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है जी, इन पीरियड में ये इवनली रही। द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडर 38 वर मेट ऑन यकम फरवरी। अब यूं हम कह सकते हैं ना, रिसर्च स्टार्टेड, याद है रिसर्च स्टार्टेड यकम मई लिखा हुआ सिर्फ। ठीक है, मई 24 में रिसर्च स्टार्ट हुई, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हुई अक्टूबर 2024 में। लेकिन क्राइटेरिया कब मीट हुआ? क्राइटेरिया मेट कब जी? यकम फरवरी 2025। ठीक है जी, और फिर डेवलपमेंट कंप्लीट हुई। द एप्लीकेशन वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 31 मई 2025। तो डेवलपमेंट कंप्लीट किस दिन हो गई जी? 31 मई को। लेकिन वो यूज करना कब शुरू किया? हमें से क्या सही है? अच्छा, यूजफुल लाइफ ऑफ एप्लीकेशन इज 3 years। तो भाई एडिशन रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले ये तो एक्सपेंस में जाना है, मेरे नोट में नहीं आना। ठीक है, फिर 28 का कुछ हिस्सा, 28 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी बुरी डेवलपमेंट, और फिर यकम फरवरी से फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल, बस कितने महीने, कितने बन रहे हैं? यकम फरवरी 25 से अप्रैल 25 तक ये खर्चा जो हुआ, ये कितने महीने खर्चा है जी? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो 7 महीनों में से कितने महीने कैपिटलाइज, कितने महीने एक्सपेंस आउट? हमारी बुला से बाढ़ में जाए, बस कैपिटलाइज देखो कौन सा एंट्रीज कर रहे हैं, कौन सा पीएनएल बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ रिवाइज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पीएनएल में जाना होता है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद कोर एप्लीकेशन कोडिंग, अब ये मार्च में शुरू हुई है और मई में ख़त्म हुई है, तो ये तो सब ही की सब क्या है, कितने महीनों की है?
लेकिन मैं क्यों इसको देखूं, ये तो सारे का सारा ही कैपिटलाइजेशन फेज गुड वाला चल रहा है, ठीक है। फिर टेस्टिंग और क्वालिटी ये भी मई में हो गया, ये भी सारे का सारा कैपिटलाइज होगा, ठीक है। बस इसका मसला था थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद प्रोगो एक्सपेंस आउट, ठीक है। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज कितने महीनों की आ रही हैं जी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने 24 के, और 6 कितने 14 महीने। अब इसमें से यकम फरवरी से 31 मई तक कितने बनते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने 4 महीने। तो 4 महीने की सैलरीज क्या, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल, 4 महीने की सैलरीज क्या होंगी, कैपिटलाइज, ऐसे ही है ना, नहीं चेक कर लो, चेक कर लो तसल्ली से, सही है। यकम फरवरी को क्राइटेरिया मीट हुआ है ना, तो उसके बाद वाली डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या होनी है, कैपिटलाइज। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई कितने महीने, अब जून वाला बाद का है, अब 31 मई पे काम खत्म हो गया, तो जून वाली सैलरी भी पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों दे रहे हैं सैलरी हमें इससे क्या, ठीक है। तो हमारे तो 4 महीने ही बनते हैं, ओके। लें जी, ये तो सवाल हो गया, एडजस्टमेंट हो गई, बस अब नोट का फॉर्मेट ही बनाना रह गया, ठीक है। उसके बाद बल्कि मैं तो कहता हूँ साथ के साथ फड़काते आए इसको, ठीक है। भाई मार्कर कहे थे आपको कि उससे कहीं ला दे, तो कह देना था ना फिर जी। अब स्प्रिंग 26 का ही सवाल है, लेकिन ये सवाल ज़रा आपके पर्चे का नहीं है पर आपकी किताब का है। अगर आप लेटेस्ट अटैम्प्ट को देखेंगे तो उसके अंदर ये सवाल भी आपको मौजूद मिलेगा सबसे एंड पे, ठीक है। तो स्प्रिंग 26 में आप अपनी किताब का पेज नंबर बता दें, क्वेश्चन नंबर उस पर कौन सा, 7, और पेज वॉल्यूम 2, ठीक है जी। ये आपकी किताब के अंदर नोट बनाना है जी। नोट नाम क्या है जी, बी एल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। देखो सारे सवालों में ईयर एंड यही आ रहा है। अब जून वाली अटैम्प्ट के अंदर यही 30 जून हो जाता है आप वाली, ठीक है। अच्छा जी, नोट का वो नंबर शंबर लगा दो ऐसे ही, नंबर 5 इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल्स, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी क्या क्या आता था इसमें, ओपनिंग, उसके बाद हाँ क्या 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 एडिशन क्या, हाँ जी वेरी गुड, एडिशंस को हमने तोड़ना होता था, बस ये रिवीजन करनी है। तो एडिशन क्या जी, एक्सटर्नली परचेज क्या था, इंटरनली जनरेटेड और एक्सटर्नली परचेज, चलो ये तरतीब एक ही बात है वैसे तो, इंटरनली जनरेटेड और सेपरेटली परचेज्ड और acquired through बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब ये क्योंकि एफएआर में था नहीं इसलिए ये आया नहीं हुआ, लेकिन अभी आपके सवाल में तो रिवीजन हो जाए ना इसका, ठीक है। उसके बाद कोई डिस्पोजल है तो वो लिख लेंगे। रीवैल्यूएशन तो सेम वही ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन होती है, लेकिन इस सवाल में है नहीं, ठीक है नहीं इस सवाल में। आगे देख लो, ईआरपी सॉफ्टवेयर लिया है जी इन्होंने, ये परचेज्ड है, और फिर लाइसेंस लिया है, और कहीं पे स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा कहीं पे उसने ये नहीं लिखा कि हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा रेजिडल वैल्यू का जिक्र किया ज़रूर है, पता नहीं वो भी लेते हैं हम या नहीं, ठीक है। तो कोई डिस्पोजल भी इवन नहीं है, लेकिन चलो ज़रा अच्छा नहीं लगता, डिस्पोजल आ गया। और फिर अगर कहो तो लिख दूँ ट्रांसफ़र रीवैल्यूएशन, याद आ रहा है ट्रांसफ़र और रीवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन, अभी कल परसों ही एफएआर वालों का नोट पीपी का बना था ना, इस बार उनका आ जाना है मुझे लगा। तो फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद अमोर्टाइजेशन
ट्रांसफ़र भी आ सकता है अगर वो रीवैल्यूएशन हो तो। फिर उसके बाद डिस्पोजल, मैंने ज़रा कहा फॉर्मेट रिवाइज हो जाए ना, और फिर क्या आ जाएगा जी, क्लोजिंग बैलेंस। और फिर क्लोजिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस क्या आ जाता था जी, बुक वैल्यू। फिर जी मेजरमेंट बेसिस, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, रेट या लाइफ। ठीक है, एक्वायर्ड इन, सोचा ना जरा शॉर्ट करें तो जुमला शॉर्ट करते हुए, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब हमने अभी तक जो देखा एक एसेट हमारे सामने आया, वो कौन सा है जी, क्या नाम है अभी जो हम देख रहे थे, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ये हमारे पास ओपनिंग में कोई नहीं थी, क्या थी, इस साल आई है, ठीक है, ओपनिंग नील। और उसके बाद इंटरनली जनरेट हुई है, परचेज नहीं की हमने, और सब्सिडरी एक्वायर की थी तो उसके पास नहीं पड़ी थी। ये समझ आई बात, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जी, इसको एक्वायर नहीं किया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, एक्सटर्नली इंडिविजुअली सेपरेटली परचेज नहीं किया, इंटरनली जनरेट किया है। तो इसको हम इंशाल्लाह अभी वर्किंग वन इसी की करेंगे, ठीक है। फिर कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, कोई ट्रांसफ़र नहीं है, कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा। लेकिन मैंने फॉर्मेट ज़रा आपको सारा रिवाइज करा दी, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कोई नहीं होनी, अमोर्टाइजेशन हमारी आएगी, इसको वर्किंग नंबर 2 में कर लेंगे। कोई ट्रांसफ़र नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का। उसको माइनस करेंगे तो पहुंच जाएंगे क्लोजिंग बुक वैल्यू पर, ठीक है, समझ आती है। तो एक बार ज़रा हो जाए ना क्लास, वैसे तो आप ये खुद भी कर लेते, आप कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन चलो एक बार ज़रा मेरे साथ भी हो जाएगा। अब ये एक एसेट की वर्किंग करनी है, बस कहानी तो सारी हमने पढ़ ली हुई है इसकी। इसी तरह से एक और एसिड भी आ रहा है और एक और एसिड भी आ रहा है, ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ लो, नहीं रिक्वायरमेंट पढ़ लो, टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड है या नहीं है, बता बोल रहा है चुप है, चुप है तो बेटा फिर टोटल का कॉलम भी बनाना है, ठीक है, वो इंटेग्रल पार्ट है, उसका फिर नंबर होना है, फिर मिस नहीं करना। टोटल का कॉलम भी बन गया, ठीक है, मैंने इसलिए किया ज़रा वर्किंग्स करनी होती हैं, ठीक है। हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन, लास्ट रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन की मूवमेंट हो तो तब है, जब रीवैल्यूएशन हो तो सब नोट्स भी मेरे कोई नहीं बनने, बस यही नीचे थोड़ा सा मैंने गंद सा मार लेना, ठीक है, गुजारा हमारा हो जाएगा। तो वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ मोबाइल ऐप। हाँ जी बेटा, अब शुरू हो जाए। ये लिखें जी, जो हमारे इंटेंजिबल के नोट में चीज़ें आनी है ना, बस हमने वही लेनी है, ये गायब कर दो, नीला और लाल भी ले आते चांद, ठीक है। तो जो हमारे पीएनएल में जानी, हम पीएनएल तो बना नहीं रहे, ठीक है। तो 28 कितने महीने का है, 7 का, अक्टूबर से अप्रैल, लेकिन हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीने। तो हमने यहाँ पे लिखा जी डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, ऐसे ही है, अच्छा जी बताइए जी, टोटल कितना खर्चा है, 28 कितने महीने का है, डिवाइड बाय 7, कितने हमने लेने हैं, 3, आंसर बताओ 12, ठीक है। नेक्स्ट, कोर एप्लीकेशन सारे की सारी 19, टेस्टिंग सारे का सारा 7, बताओ जी क्या है जी, कोर एप्लीकेशन कितना जी, 19, फिर टेस्टिंग एटसेट्रा 7, नेक्स्ट, फिर पोस्ट गो लाइव नहीं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज कितने महीनों की हैं, 14 की, हमें इसमें से चाहिए फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने की, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज भी केप्ट, बाकी पीएनएल में जानी है, और पीएनएल हम बना नहीं रहे, बना रहे होते तो वो पीएनएल में फिर लेकर जाते, ठीक है ना। आज सर्च फेज के खर्चे और बुरी डेवलपमेंट के खर्चे सारे कहाँ जाते हैं, पीएनएल में, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज। जी बेटा टोटल
56। कितने मंथ्स की हैं ये? हमें कितने चाहिए? 4। आंसर 16। बस, और तो कुछ नहीं है। सही है, ये देखो खत्म होगी कहानी। ओके जी, 54। तो ये 54 इधर आ गया और ये क्लोजिंग भी बन गया। अब इसको क्या करना है जी? एमर्टाइज करना है। तो वर्किंग नंबर 2, एमर्टाइजेशन ऑफ मोबाइल ऐप 54 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स है, लेकिन किस दिन हमारे लिए अवेलेबल हो गई थी फॉर यूज? तो बस यकम 31, तो फिर यकम जून से 7/12 जी 10.5। तो 10.5 आ गया इधर, ठीक है जी। और जी 43.5 आ गया। और हमने नीचे लिखा जी कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन, 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें अब। नेक्स्ट है जी, इन्होंने खरीद लिया ईआरपी, बनाया, खुद नहीं बनाया, बल्कि अब ये हमारा वो दूसरा कॉलम भी यूज हो गया। अभी फिर आपको एप्पल वाला सवाल कराऊंगा, वो पूरा नोट नहीं बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ एक्विजिशन। असल में ना अब वो पूरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ वर्किंग वन बनानी है। क्या करना है? एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। एडजस्टमेंट सारी वहां से हो जाएगी और वहां से फॉर्मेट बनाऊंगा आपको कि जी ये कॉलम्स बन गए आगे, तो फिर आपको ओके। अच्छा, यकम जनवरी 25 पे हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है, लेकिन कन्फिग्रेशन अच्छा बाद में देखते हैं कन्फिग्रेशन को। फिलहाल पेमेंट टू ईआरपी सॉफ्टवेयर वेंडर कैपिटलाइज करेंगे, फिर इररिकवरेबल कैपिटलाइज, आईटी इक्विपमेंट एंड सर्वर ये कैपिटलाइज तो होना है लेकिन ये पीपीई है बेटा, तो इंटेंजिबल के नोट में नहीं आना, कैपिटलाइज तो होना है लेकिन यूं कर दो पीपीई के नोट में आएगा ना, ये तो पीपीई का नोट है, ठीक है। उसके बाद कस्टम वर्क फ्लो कोडेड इनटू, ये भाई हमारे हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है ना, कस्टम वर्क फ्लोज कोडेड इनटू ईआरपी, वर्क फ्लोज हमारे वाले कस्टम, ठीक है, ये इसकी कोडिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज ऑन ईआरपी सॉफ्टवेयर, ना 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 ट्रेनिंग कहां से? पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग एंड पैचिंग, एनुअल क्लाउड होस्टिंग, तो लें जी ऊपर आ गई 3 चीजें, ये कैपिटलाइज होंगी। फिर कन्फिग्रेशन को क्या हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा। कन्फिग्रेशन ऑफ ईआरपी वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल, तो फिर 9 महीने की एमोर्टाइजेशन आएगी। द सॉफ्टवेयर हैज, अब देखो अजीब अजीब अंग्रेजी, हैज परपेचुअल वैलिडिटी का मतलब यह है कि कंफर्म नहीं कितना अर्सा चलेगा। जैसे लैंड होता है, मतलब लैंड तो चलो इनडेफिनेट तो नहीं कहना चाहिए, इनफिनिट तो नहीं कहना चाहिए, इनडेफिनेट ही होता है ना। परपेचुअल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? कंफर्म नहीं है, हमेशा भी यूज़ हो सकता है। ऐसा है कि अब बेशक आप अपनी मौत तक यूज़ करी जाएँ या अपनी अगली नस्ल की मौत तक यूज़ करी जाएँ वो कह रहे हैं भाईजान ऐसा थोड़ा ही होता है, हम तो इसको अपने हिसाब से देखेंगे। AI शेआई आ गया है, अनलाइकली टू डिलीवर मीनिंगफुल वैल्यू बियॉन्ड 6 ईयर हॉरिजॉन ड्यू टू एक्सपेक्टेड, तो बेशक वो चलने के लिए अगले 500 साल चल सकता हो, ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा जो है वो जितनी जिद्दत आ रही है टेक्नोलॉजी में वो 6 साल ही, तो भाई हमारे लिए फिर 6 ईयर्स ऑफ हॉरिजॉन ही एमोर्टाइजेशन के लिए रेलेवेंट है। इतना आसान सवाल, तो आपने एंजॉय किया होगा फिर FAR का पर्चा, है ना। आप तो वो सब खवातीनों हजरात बैठे हैं ना जिन्होंने ये सवाल इस दफ़ा पर्चे में किया था, ऐसे ही आसान लगा था वहाँ पे भी, कि अब लग रहा है। वर्किंग 3, कॉस्ट ऑफ ERP, अब ये खरीदा है आपने, हैं पास करके बैठे हैं, ठीक है भाई पास करने के लिए सारे सवाल सारे सही करने जरूरी नहीं है ना, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है जी। क्या जी, क्या लिखें पहले? पेमेंट टू ERP वेंडर, बट ठीक है 49। नेक्स्ट नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स 7
और कस्टम वर्क फ्लो कोडेड इनटू ईआरपी। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने जी? 7 और कस्टमाइजेशन जो अभी आप लिख दो पूरा लिख लेना जी 16 टोटल 70। अब मुझे इससे क्या कि बाकी कहाँ जाना है, वैसे एक्सपेंस पीएनएल में जाना है, पर वो एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो या एंट्रीज कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अभी हम सवाल करते थे ना जब क्लास के अंदर, तो चाहे नोट वाला सवाल होता था, पहले हम जनाब एंट्रीज करी जा रहे हैं, सब कुछ करी जा रहे हैं, फिर कहते थे ओहो अच्छा नोट में सिर्फ ये करना था, ताकि जिस तरह से भी सवाल आ जाए प्रैक्टिस हमारी मैक्सिमम हो। ठीक है ना? अच्छा 72 क्या चीज आ गई जी? ये ईआरपी ये सॉफ्टवेयर का अपना नाम, ये भी ओपनिंग में कोई नहीं था, ये खरीदा है, लेकिन ये खुद नहीं बनाया, खरीदा है, ऐसे ही है ना? खरीदा है, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कराई है। कितना जी? 72। वर्किंग नंबर 3 है। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी नहीं आया, कोई इस पे डिस्पोजल इसका नहीं है, कोई रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं है, और ये 72 पे ही आ गया। अब इसको क्या कर लें जी? एमोटाइज वर्किंग फॉर एमोटाइजेशन ऑफ ईआरपी जी, बताइए जी 72 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 9/12 जी ना 9। तो ऐसे फॉर्मेट बन जाए तो डैश भी लगाने की जरूरत नहीं, बस लिखा ही कुछ ना करो। कितना आ गया जी? 63। कॉस्ट मॉडल स्ट्रेट लाइन कहीं जिक्र ही नहीं है। रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन है ही बड़ी मुश्किल इसमें आना, एक्टिव मार्केट होना जरूरी है, ठीक है ना? और अगर आ जाएगी तो रीवैल्यूएशन आपको आती है, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज लाइसेंस। ओ यार सारा कुछ ही आज खरीद रहे हो भाई, तुम कहीं नया बिजनेस तो नहीं हो, कहीं लिखा भी नहीं है, सारा कुछ ही आज खरीद रहा है जी। ओपनिंग है ही कुछ नहीं, मजा ही नहीं आया। ओपनिंग होता, कोई रिकमेंडेशन निकालते, कोई गलती करते। ऑन यकम जनवरी 25 BL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 120 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब 120 मेड इनिशियल पेमेंट ऑफ 20, खरीदा कितने का है? अब ये सवाल जो है ना, ये सवाल वो एक दो एडजस्टमेंट्स एक दो सवालों में थी भी, एक वो मुश्किल सा सवाल का नाम था, पता नहीं भूल गया मुझे, बहरहाल नहीं एक और था, अभी जाके देखेंगे नजर आ जाएगा सवाल, फिर मैं आपको बताऊंगा इस सवाल की बात हो रही थी। उसके अंदर ऐसे ही कैश सेल प्राइस थी, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ जी, आप लोग फिर अब इतना तंग क्यों हो रहे हैं। काबिल, हाँ काबिल, आपने नाम बोला काबिल, मुझे लग रहा है वही है, मुझे लग रहा है वही है। ये सारे सवाल किए हुए हैं। ओ बीच में खाली है, ये अभी करना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद किए हुए हैं। ये ईआरपी रिप्लेस करना है, एंटायर प्रोजेक्ट बस इसी में था। ये येलो किया हुआ है, समझाया भी हुआ है, लेकिन उस वक्त तो मुश्किल था समझाना, क्योंकि उस वक्त तक IFRS 15 आपने नहीं पढ़ा हुआ था। अब तो IFRS 15 आपने पढ़ लिया, तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है। एनीवेज, इसमें कैश इक्विवेलेंट प्राइस यानी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर हम रिकॉर्ड करते होते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट प्राइस का मतलब क्या है? इनिशियल पेमेंट 20 मिलियन की है आज, रिमेनिंग अमाउंट 2 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में 50-50 की यकम जनवरी 26 और यकम जनवरी 27 को होंगी। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू आपसे नहीं निकलवाई, आप तो खुद भी निकाल सकते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट प्राइस इज 104, इसकी एंट्री होगी 104 से पीपीई डेबिट, कैश 20 से क्रेडिट और बाकी पेएबल। फिर उस पेएबल को ग्रो कराना होता है, लेकिन ये सारी कहानी आपको पता है, पर यहां पे तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? एसेट का 10, कोई वर्किंग नहीं है। यार कमाल हो गया यार, ये तो मजा आ गया, मगरिब से पहले मजा आ गया जी। 104 कोई वर्किंग नहीं, और 104 पे आ गया। अब इसकी एमार्टाइजेशन की बात है, वो पढ़ लेते हैं क्या कहता है। अच्छा, मुझे देख के मुश्किल लगा था थोड़ा सा वैसे। अपॉन एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 5 year टर्म, लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर 5 years एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट। खुद कह रहा है इनसिग्निफिकेंट है, तो फिर क्या करोगे? इस कॉस्ट को तो इग्नोर करोगे,
लेकिन रिन्यूअल ऑप्शन को कंसिडर करोगे, यानी कि यूजफुल लाइफ कितनी बन गई, लीगल लाइफ कितनी बन गई, लीगल लाइफ 10 साल, लीगल लाइफ कितनी 10 साल। लेकिन बीएल इंटेंट तो कर रहा है पर फिर 8वें साल बेच भी रहा है। अब लीगल लाइफ क्या है, 5 + 5 10, जबकि यूजफुल लाइफ क्या है, तो अब शॉर्टर ऑफ, ठीक है, एमोटाइजेशन किस पे होगी जी, शॉर्टर ऑफ, तो 8 के ऊपर एमोटाइज कर लेंगे। 8 पे किया था 10 पे किया था, याद ही नहीं, 8 पे किया था। चलें जी, तो वर्किंग नंबर 5 एमोटाइजेशन इतना याद है कि 54 से ही निकाला था। 54 कौन सा, अच्छा वो वाला, ये चलो बड़ी गालें भी याद है, मिलते काला दी गाल को नहीं याद रहती भाई, माशाल्लाह नजरे बात से आप सबको चाहिए। अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस जी, लाइसेंस कितने का जी, 100, लाइफ कितनी, अच्छा कब आया है आपके पास, यकम जनवरी पे आ गया ना, सुभान अल्लाह। अच्छा एक वो आगे लाइन पढ़ लो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्टिव मार्केट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्टिव मार्केट बीएल ने रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट किया 18, 16, 12 एट द एंड ऑफ 5th भाईजान रेजिडुअल वैल्यू जरूर लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 सूरत में, या तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट आके कर देती कि हम खरीदेंगे आपसे, या फिर, और वो भी एंड पे, या फिर एक्टिव मार्केट होती। तो ये धोखा था। रेजिडुअल वैल्यू जिन्होंने नहीं सही से पढ़ा होगा ध्यान से स्टैंडर्ड को, उस दफा आपने तो पढ़ा हुआ था माशाल्लाह, आपने इसको क्या लिया था, 0 ही लिया था ना। चलें जी, 12/12 जी, जी बोलें 13, ओके, तो 13 वर्किंग फोर्स से ये आया था 13, ठीक है जी, कुछ है नहीं, बस ऐसे फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने ज़रा चीज़ें ज़्यादा लिख दी। तो 13 माइनस करो 91, कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन, 8 साल, टोटल का कॉलम चूंकि उसने नहीं मना किया तो बनाना है आपने, ठीक है, मैं नहीं बना रहा। ओपनिंग लिखो, ये मैंने बना दिया जी, ठीक है। चल अच्छा अब आ जाए वो एप्पल वाले सवाल पे, वो भी एक रहता है ऐसे ही खाम खाम है दिमाग में घुसा हुआ है। तो टेस्ट वाला कोई सवाल अगर नहीं हो रहा था उस वक्त, तो वो भी इंशाल्लाह अब कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे तो उस वक्त नहीं हुआ था, वो ज़माना और था, अब नहीं होगा तो फिर मसला है। बस अब बताना है आपको, ले आओ भाई, कंसोलिडेशन में तो आपने इनको देख ही लिया है, जब आप एक्वायर करते हैं सब्सिडरी को तो उसके इंटेंजिबल्स आपके पास आते हैं, ठीक है। अब वो इंटेंजिबल्स जो हैं इसी तरह से नोट बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नोट बनता है ना, उसमें ये वाला कॉलम भरता है, रो भरती है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो आपने सब्सिडरी के एसेट्स नहीं ना लेने होते, क्या ख्याल है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट वगैरह वगैरह 3 ऑप्शन थे, उस पर आ रही होती है ना। लेकिन जब आप कंसोलिडेशन करते हैं तो आप P+S करते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त फिर आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो नोट बनेगा उसमें फिर ये लाइन आएगी, एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आप इन्वेस्टमेंट इन एस को बैलेंस शीट में शो करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आप फिर ये वाले एसेट्स भी शो करते हैं, इंटेंजिबल भी, गुडविल भी, कस्टमर लिस्ट भी, जो भी मिलता है आपको उस वक्त सब्सिडरी का वो सब आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मेट मैंने पूरा बनाया था इसमें, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं, उसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद मैं फॉर्मेट आपको बना दूंगा, आराम से आप कर लेंगे इसको इंशाल्लाह, ठीक है। ले आओ भाई ये रीवैल्यूएशन के लिए बस अमाउंट्स थी, एक सवाल इधर से भी हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है ना। 2-3 सवाल ऐसे ही एंड वाले जानते कीते सन असी, जरूरत नहीं है, एक कर लें काफ़ी है। ले आओ भाई एप्पल, क्योंकि यहाँ से समझ आ जाएगी, एडजस्टमेंट तो सारी आपको डिस्कस की गई हैं। वन हाँ, कोई एक आधा सवाल अगर रिवीजन प्लान के अंदर उसमें से डाला हुआ है तो वो फिर कर लीजिएगा, ओके। सवाल पढ़ेंगे, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन AL's consolidated financial statements for the year ended 30 June 18 in accordance with requirements of IFRS. Total column is not required.
अच्छा, टेस्ट में चूँकि सर नॉन टेस्ट में आते हैं तो उन्होंने हल्की फुल्की बात कर दी थी, मुझे नहीं मज़ा आता। मैं कहता हूँ कि इस वक्त बात करे बंदा इसकी, और तो ये फिर सही मानों में क्लियर हो। पर्चे से पहले जाते हुए तो वो थोड़ी सी तंगी होगी, कोई मसला नहीं है। यही तो टेस्ट भी होता है हमारा कि चलो अच्छा है, थोड़ा प्लस माइनस दिमाग के साथ चलता रहे। ये सारा छेड़खानी आपके साथ पहले पहले हो जाती है ना, वारे में रहती है फिर। ठीक है, पढ़ें आप। एप्पल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 18। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ग्रुप्स इंटेंजिबल्स। ठीक है जी। अब एज ऑन 30 जून 17, पिछले साल के आखिरी दिन, ये इस साल का पहला दिन कह लें, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एयर्स लाइसेंस एंड रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस वर इतना एंड इतना मिलियन रिस्पेक्टिवली। यार ये तो चलो, ये भी बीच में अब आ गया तो क्या कर सकता हूँ मैं। इनटेंजिबल्स का नोट बन रहा होगा, बीच में ऐसे ही गुस्सा आया ये। क्या जी, लाइसेंस तो सही है। ओके, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब ओपनिंग के बाद एडिशंस होते हैं, तो एडिशंस के अंदर मैंने आपको कहा था जी, आपने क्या करना है, परचेज्ड, इंटरनली जनरेटेड और एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, बीकॉम बीकॉम्ब। अच्छा, अब ये ना हमारे पास पहले से आ रहा होगा, इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। मैंने ये फ़िलहाल पढ़ाना भी नहीं है आपको, मसला ये नहीं है, कर तो लेंगे ये सवाल अब आप घर पे इंशाल्लाह आज जाते ही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आपको पता है कोई डिस्पोजल आए, कोई कुछ भी क्लोजिंग वगैरह, रीवैल्यूएशन भी आ सकती है, मुझे उससे भी कोई लेना देना फ़िलहाल नहीं है। अब समझिएगा, मैं आपको एडजस्टमेंट अगली पढ़ाने लगा हूँ, इसमें तो कोई मसला नहीं ना। 30 जून पे रीवैल्यू किया था 450 पे, नहीं 30 जून पे रीवैल्यूड अमाउंट है लाइसेंस की, और रिलेटेड सरप्लस जो है वो 30 है। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट 450 है और रिलेटेड सरप्लस 30 है। ठीक है, ये मैंने पढ़ानी है जिसमें ऑन यकम जुलाई 17, हमारे साल का पहला दिन, एल एक्वायर्ड एंटायर, चलो एनसीआई भी 0 है, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मांजो लिमिटेड फॉर 1900। अब इतना आसान है कि मैं कह सकता हूँ ये क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर 1950 की एस सारी की सारी खरीद ली। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन एस बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट वर गिवन बिलो। अब कोई मसला नहीं है, उस दिन समझाना मुश्किल था, ऐसे ऐसे, लेकिन मैं ऐसे ऐसे नहीं, मैं वैसे वैसे आपको, वैसे वैसे मतलब आपको मैं बनाकर दूंगा आपका वर्किंग वन। ठीक है, और फिर वहाँ से चीज़ें पहुँचा के दूंगा, बस फिर इसको घर पे जाके एक बार कर ज़रूर लेना, पूरे का पूरा सवाल। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इन एस तो आ गई कितनी, 1950, इस पे कोई एतराज़। उसके बाद एक और चीज़ भी मैं बता दूं, ठीक हो गया, 100% शेयर होल्डिंग है। उसके बाद उसने अभी आज ही सवाल किया इत्तेफाक से, उसने शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह कोई नहीं बताई हुई। ठीक है, अगेन वही मसला आ गया ना जी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, अब ये फ़ायदा, ये कई बार इसको यूज़ किया हमने। ठीक है, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एमएल की किताबों में कितने हैं, टोटल करो 17। तो ये फेयर वैल्यू है, कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इसमें कोई ना कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा होगा, कोई बात नहीं। तो उसने फेयर वैल्यू ही दी है, यानी सरप्लस ना भी हो तो हो सकता है वो फेयर वैल्यू पे पड़े हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। 1745 उसने फिगर बताई है, ये मैं कह रहा हूं ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, कोई मसला नहीं है, जो फेयर वैल्यू कह जो रहा है फेयर वैल्यू। पर क्या ये फेयर वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है या इसमें कुछ अभी जो है वो गुंजाइश है, तो ये अगली लाइन में अभी देखकर पता लगेगा, ये सवाल ने बताया। अब ये बातें इस वक्त पढ़ाना मुझे मुश्किल लगता है, मैं ज़रा सुस्त आदमी हूँ, जब चल रहा था टॉपिक, और अब तो आपको सिर्फ बताता ज़बानी तो आप कर लेते, लेकिन मैंने कहा चलो कर लें, खैर है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जनाब
क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एमएल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। टिल एक्विजिशन डेट ML had incurred research and development of 80 million on product ABC. ML had not recorded this as criteria was not met. लेकिन was met on यकम जुलाई 17, तो उसके बाद तो कैपिटलाइजेशन करेगा। पर मसला ये जो 80 मिलियन रिकॉर्ड किया हुआ है सेपरेट में, तो जीरो बुक वैल्यू है ना। बुक वैल्यू जीरो क्यों है? क्योंकि ML हैड नॉट रिकॉर्डेड। वजह क्या है नॉट रिकॉर्डेड की? वजह क्या है? बिकॉज क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन वॉज मेट ऑन यकम जुलाई 17 एंड नॉट बिफोर, एंड नॉट बिफोर, यही मतलब है ना इसका। और बोलो, तो इसका मतलब ये तो उसने एक्सपेंस आउट कर दिया, तो मतलब बुक वैल्यू इसकी कितनी है? जीरो। इसको ना करें बल्कि यूं करें, हैज नॉट रिकॉर्डेड, तो बुक वैल्यू कितनी है जी? जीरो। समझ आती है बात? अच्छा, अब एल एप्पल खरीदने गया मैंगो को, उसने कहा कि फेयर वैल्यू इस रिसर्च डेवलपमेंट वर्क की कितनी है? 95। तो बुक वैल्यू जीरो है, 80 नहीं है, जबकि फेयर वैल्यू 95 है। तो अभी अभी करके आ रहे हैं कंसोलिडेशन का सवाल। देखो कितना फायदा हो गया ना। तो भाई एंट्री कराओ, एंट्री करा दो मुझे। क्या है ये? क्या है ये जी? बोलो। प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट लिख दूं? प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट। बस ABC भी लिखूं? बस ठीक है, प्रोडक्ट ABC, ठीक है। अब ओपनिंग में कोई नहीं था, एडिशन में परचेज नहीं किया, इंटरनली जनरेट नहीं किया, ओके। अब यहां एंट्री पड़ी, वो जो आप फेस पे नहीं एंट्री कर देते थे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस के फेस पे, तो क्या कर रहे होते थे? एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते थे कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट्स के अंदर, तो वही कॉलम के अंदर आ गया आपने। तो एंट्री करो, एंट्री करो। कितने से? 20 से इंटेंजिबल एसेट डेबिट, और 20 से 95 है, सॉरी 20 फिर क्यों बोला आपने जी? 95, 0 से 95, 20 किसने बोला वैसे? सुनना मैंने, अच्छा सॉरी। 95 से इंटेंजिबल डेबिट और वर्किंग वन में रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। किसका जी? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ABC। प्रोजेक्ट ही कहता वैसे तो अच्छा था, चलो। अच्छा जी, अब सुनिए, अब आगे चलें। नेक्स्ट क्या है? ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ML's कस्टमर लिस्ट वॉज। अब ML's कस्टमर लिस्ट है तो अगेन बुक वैल्यू इज 0 और फेयर वैल्यू इज 20। ये 20 था, फिर आप लोगों ने, किसी ने ये बोला है मेरे ख्याल से, मैंने खुद देख लिया होगा फिर जी। अच्छा जी, बोलो कितना जी? कस्टमर लिस्ट कितना है? 20। ये भी इधर कोई नहीं था, ये भी एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट कस्टमर लिस्ट, ठीक है। बस कहानी खत्म, ठीक है। अब यहां पे टोटल करो और गुडविल निकालो। टोटल क्या करना, बस ठीक है, गुडविल डायरेक्ट ही निकाल दो। एंट्रीज करूं या समझ आ रही है? 95 की एंट्री, 20 की एंट्री समझ आ रही है? हाँ जी बोलो। गुडविल है, जाहिर इंटेंजिबल का नोट बनवा रहा है उसने, नेगेटिव थोड़ी निकलवानी थी। कितना? अब ये 90 क्या है जी? गुडविल। और ये गुडविल भी परचेज्ड गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाकर लिखा जी गुडविल। सुभान अल्लाह, ये काम करना था। अब ये उस वक्त बेटा बहुत मुश्किल हो जाना था, आपको तंग करना पड़ता मुझे काफ़ी जी। 90 ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ज़रा बात पूरी भी कर दें। ये सॉफ्टवेयर भी तो है और ये अदर नेट एसेट्स भी तो हैं, तो सॉफ्टवेयर तो इधर ही आना है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर खरीदा है, अब इसके पैसे तो पे कर दिए ना 1745, ये भी तो इसमें पड़ा हुआ है, इसमें नेट एसेट्स में, तो वो सॉफ्टवेयर तो लिखो यहाँ पे। ये भी जनाब माशाल्लाह से कितना? 200, तो ये सही है, ये भी तो आया, इसकी तो फेयर वैल्यू भी 200 है ना। लेकिन बाकी जो अदर नेट एसेट्स हैं, अब इनके बारे में मुझे नहीं पता कि ये इंटेंजिबल है या नहीं, तो फिर भाई
मेरे ख्याल में तो इनको अदर नॉन करंट एसिड समझें, पीपी समझ लें, कुछ भी समझ लें, इंटेंजिबल नहीं है ये, ठीक है ना। इंटेंजिबल्स ने अलग बताए हुए थे। उसके बाद एमएल ने ये एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं दिस प्रोजेक्ट पे, जो यकम जुलाई 17 से एबीसी की लॉन्चिंग यकम मई 18 तक, हमारे साल के पहले दिन से हमारा साल एंड होने के थोड़ा पहले तक। तो ये अब मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कॉपी, कॉस्ट ऑफ पायलट, ये सिंपल एडजस्टमेंट है जिसमें आपने रिसर्च डेवलपमेंट को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर एक और इंटेंजिबल भी बना सकते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली बना होगा, सोल्यूशन पे भी चाहती मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, ये भी ओपनिंग में कोई नहीं है, ऐसे ही बोलो, ओपनिंग में तो नहीं है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये परचेस्ड तो नहीं है, लेकिन ये इंटरनली जनरेटेड होगा, ये हमने खरीदा नहीं है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। समझ आई ये बात। अभी तस्वीर खिंचवाता हूँ, भी ठहर जाओ। उसके बाद कुछ बातें लिखी हुई हैं। यकम जुलाई 17 पे फेयर वैल्यू ऑफ एएल्स ओन कस्टमर लिस्ट वाज, क्या करें इसको, एएल की अपनी कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड कर लें, अपनी नहीं करनी, परचेज करते हैं फिर। यकम जुलाई पे रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एक्सेप्ट गुडविल वाज, यूज कर लेंगे जहां करना पड़ा। 31 मार्च 18 पे एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर, डिस्पोजल भी आ रहा है, वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है 100 मिलियन, अच्छा ये दो हैं सॉफ्टवेयर, कितने हैं जी, दो, तो उसमें से एक बेच दिया है उन्हें, ठीक है, मैंगो ने, तो डिस्पोजल आ जाएगा जी। ग्रुप फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर एट 30 जून फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज 350, गुडविल ऑफ एमएल हैज बीन इम्पेयर्ड, तो इम्पेयरमेंट डेबिट गुडविल क्रेडिट, इम्पेयरमेंट इधर, ये आगे क्या चलता होता है फिर, अक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन होता था ना, और इसी के अंदर ही आपने IAS 16 में सीखा हुआ है कि आप इम्पेयरमेंट भी लिख दें। गुडविल की अमोर्टाइजेशन तो होती नहीं है, गुडविल की तो सिर्फ क्या होती है जी, इम्पेयरमेंट, ठीक है, समझ आ गई। तो फिर कर लोगे अब ये सवाल पूरा, सवाल तो ये हो गया है, सिर्फ जवाब रह गया है, ठीक है। ओपनिंग, फिर अमोर्टाइजेशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन आ रही है, ये रेंट पे आ रही है ना, और बोलो देखो ज़रा, फिर डिस्पोजल, फिर इम्पेयरमेंट भी यहीं पे आ गया, और फिर क्लोजिंग, और फिर क्लोजिंग बुक वैल्यू पे पहुंच जाओगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद बड़ी है कि कोई मसला नहीं रहा होगा इस सवाल में। अब असल मसला सिर्फ यही था। तो ये क्वेश्चन कौन सा है जी, 8, पेज नंबर 1070, पेज 1071 ऑफ वॉल्यूम 1। ठीक है जी। तो ये लॉन्ग पेंडिंग क्वेश्चन, बस रोज ही सोचता था आज करा दूं, कल करा दूं, कंसोलिडेशन जब से हुई है तब से कराना चाह रहा था इसको। इंटेंजिबल आ सकता है, लेकिन बहुत सारे रोजे भी पिछली दफ़ा हुए हैं। IFRS 15 का बड़ा सवाल नहीं आया था, फाइनल अकाउंट नहीं टेस्ट कर सका वो, तो एक्सपेक्ट करें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अच्छा जी, नमाज में भी हैं 5, 7, 10, कितने मिनट हैं, हाँ जी, हाँ जी वही करते हैं। बड़ा शौक है आपको IAS 21 करने का, लेकिन ज़रा एक दफ़ा, हाँ एथिक्स का भी एक सवाल करना है कोई एक जी, और बस उसके बाद तो IAS 12 भी है। ये 3 ही हैं, एथिक्स का एक सवाल, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला कोई नहीं किया अभी तक, ठीक है, और IAS 21 के MCQs हैं 2, फिर उसको बस ठहर जाओ, फिर देख लेंगे उसको, कोई मसला हुआ तो एक बार गो थ्रू, तो सारे चैप्टर को कर ही रहे हैं ना, कोई ना कोई मसला निकल ही आता है छोटा मोटा यार, ठीक है। और उसके बाद IAS 12 मैंने इसलिए एंड पे रखा हुआ है कि आप लोग जमे रहें, आप लोग जाएं ना, आप लोग बस, अब अगला पार्ट आखिरी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी देखें जी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ओए फाइनल अकाउंट, सस्टेनेबिलिटी, EPS 15, 9 एसोसिएट, कंसोलिडेशन 1037, IFRS 8, IFRS 16, IAS 38 सभी तो कर लिया है। ले दे के क्या रह गया, IAS 21, IAS 12 और एथिक्स, ये 3 हैं। अब इनमें से
हिम्मत करके एथिक्स का सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर ब्रेक नमाज की करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं IS-21 का एक 2 MCQs हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ एथिक्स को शुरू ही कहाँ से करें, जज्बा जुनून आ जाए अगर हम रीसेंट अटैम्प्ट से शुरू करें। रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर बड़ा एथिक्स आया हुआ है 2 MCQs और चल इनू डेथ पै गई जी। मुझे बता दें मैं कर देता हूँ, मित्रियाँ मैं कहीं जा रहे हैं किधर, ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे भी लिख के देना है आपने छोटे से कागज़ पे। अच्छा जी देखें जी, शब जुम्मा आज मेरा इधर ही है, आज मैं इधर ही हूँ। When shall an entity identify, अच्छा ये भी पढ़ लो, when shall an entity identify additional reportable segment despite not meeting 10% criteria, जब 75% criteria, ठीक है। When total revenue internal external दोनों reported by operating segment constitute less than, नहीं total नहीं, external sale, when total external revenue of operating segment constitute less than 75% of, ये सही लग रहा है, अगले भी पढ़ लें। when total operating profit when total assets 75% assets कहाँ जी, बी, ठीक है। ये दो IS-21 के हैं, आगे बढ़ें। एथिक्स से बात शुरू हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट अ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, पढ़ो जी जल्दी से। छुट्टी करनी है, आखिरी पार्ट वैसे लेना है जी। मेंबर फेल्स टू अपडेट प्रोफेशनल नॉलेज, CPD नहीं कर रहा, तो ये तो क्या है जी, इसको कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मेंबर एक्सेप्ट्स गिफ्ट फ्रॉम अ क्लाइंट दैट इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल जजमेंट, अगर आप तोहफा तहाइफ लेंगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप अनबायस्ड नहीं रहेंगे, बल्कि बायस हो जाएंगे, और बायस्ड ही तो ऑब्जेक्टिविटी का जो है ना वो मुखालिफ है, बायस होना, ठीक है। तो ये सही लग रहा है। मेंबर डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। मेंबर फेल्स टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल कॉर्पोरेट रेगुलेशंस, ये प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन जी। हलवा। Which of the following situations should a chartered accountant refrain from disclosing confidential information of a client? वो जो अगला सफा एक आधा पढ़ा था, ठीक है, नहीं पढ़ा था तब भी कॉमन सेंस यूज करें। When disclosure, वैसे पढ़ा था, when disclosure is required by law but not, कहता है जी कि वो क्या सिचुएशन है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट रिफ्रेन मतलब रोके खुद को फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कहता है जब लॉ में लॉ कह रहा है कि जज साहब कह रहे हैं बताओ, वो कह रहे नहीं, आई विल रिफ्रेन माई सेल्फ। जज ने कहना चपेड़ा लाओ इन थाने सटो, इन हवालात में बंद कर दो इसको, ये ऐसा नहीं है। जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो फिर हमें ऑथराइजेशन ऑफ क्लाइंट की जरूरत नहीं है। व्हेन डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड, रिक्वायर नहीं कर रहा लॉ, लेकिन मना नहीं कर रहा, और देयर इज प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, ड्यूटी या राइट टू डिस्क्लोज है प्रोफेशनली, तो ये सही लग रहा है। आगे भी पढ़ लें। When disclosure is permitted by law, इजाजत है, and authorized by client, तो फिर रोके खुद को, फिर रोके खुद को, और फिर रोके खुद को, कब रोके खुद को, कब रोके? When disclosure is permitted by law लेकिन not authorized, इस केस में रोके। When disclosure is not law ने रोका नहीं है और right और duty to disclose है, तो क्या खुद को रोकें? नहीं, खुद को रोकना नहीं है, खुद को मत रोकें, डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोजर अलाउड है लॉ में और क्लाइंट भी कह रहा है कि दे दो, फिर भी रोकें? भाई नहीं रोकना, सिर्फ तब रोकना है जब लॉ कहता है डिस्क्लोज कर दो, परमिट करता है, ठीक है, अलाउ करता है, लेकिन क्लाइंट नहीं कह रहा, तो फिर क्या करो, ठीक है जी। ये 5.42 टिक क्यों नहीं किया आपने? लें जी, अब रह क्या गया जी पूरे पर्चे के अंदर, एक हमने एडिशनल सवाल भी डाल दिया वैसे, और हमारा रह सिर्फ गया है IS-12 का सवाल, ठीक है। आ जाए ज़रा फिर एथिक्स पे फटाफट।
अच्छा जी, इसमें ना कुछ पेजेस जो हैं रीड ओनली कर लीजिएगा एहतियातन, ठीक है। ये 3-4 सफ़े थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, नहीं हो सके उस तरह से रीडिंग इनकी तफसील में, लेकिन जस्ट एक रीडिंग ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के हैं। बहरहाल एक दफ़ा पढ़ने के बाद फिर सिर्फ अपने आप को लिमिट कीजिएगा रिवीजन प्लान के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपको हदिया तोहफा, ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा। मीटिंग जो आपके साथ करनी है उसमें फिर आपने मुझसे सवाल पूछ लेना, कोई बात समझ ना आए। इसीलिए इसको, ये जो मैंने 2-3 काम कहे हैं ना, ये 2-3 काम आपने एक दो दिन के अंदर कर लेने हैं, ताकि फिर मीटिंग में आके पूछ सके कोई मसला अगर है तो। होपफुली होगा नहीं। सवालों को करने के अंदर हमने देखा था 2 सिनेरियोज। ये सिनेरियो तो हमने काफ़ी किया था, ठीक है, कि जब दोनों बॉस और एम्प्लॉय सीए हैं, बॉस एम्प्लॉय को कह रहा है कि कुछ रॉन्ग जर्नल एंट्रीज कर दो, कोई बुक एडजस्टमेंट्स कर दो जिस वजह से प्रॉफिट्स जो हैं वो गड़बड़ आए, ठीक है, ठीक है। अब इस केस में बॉस ब्रीच कर रहा है 3 प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी में हम लिखते थे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिविटी में लिखते थे क्यों कह रहा है, और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। और एम्प्लॉय सिर्फ एक थ्रेट फेस करता था, इंटिमिडिएशन थ्रेट, ठीक है। अगर साथ में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच हो जाए तो फिर आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी डाल देना, ठीक है ना। कोई इंसेंटिव लगा हुआ, बोनस मिलेगा, तरक्की मिलेगी, तो फिर आपने सेल्फ इंटरेस्ट भी साथ इंटिमिडेशन करा लेना, वरना बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप में थ्रेट सिर्फ क्या होता है जी, इंटिमिडेशन ही है, ठीक है। अच्छा जी, एक बीच में हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर एक हमने ऐड किया था ज़बरदस्ती एक जगह पे प्रोफेशनल कंपिटेंस, लेकिन वो तब था जब यहाँ पे कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहा है जो स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं, और वो समझ रहा है कि नहीं ये स्टैंडर्ड में ऐसे अलाउड है, ठीक है ना। अच्छा जी, वो यहाँ पे अलग से आ रहा है, क्या सीए हैविंग नो या लिटिल नॉलेज ऑफ आईएफआरएस, तो वो एक सवाल में हमने वहीं पे फिट कर दिया था। तो ये 2 कैटेगरीज अलग नहीं, मेरे ख्याल में इकट्ठी भी चल सकती हैं, लेकिन प्योरली अगर सिर्फ एक बात कह दे तो फिर सिर्फ, और ये हमने देखा था IAS 37 के अंदर एज अ पार्ट भी एक सवाल के अंदर देखा था, जहाँ पे नहीं IFRS 15 के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मसला आया था, एक सवाल में देखा था हमने, आपको नहीं याद, ये मैंने बताया था आपको और कहा था क्वेश्चन 2 और 6 कर लेना। बहरहाल अगर एम्प्लॉय यूज्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर हिमसेल्फ और हिज फ्रेंड और हिज फैमिली मेंबर्स, तो उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है, ये सिर्फ एक ही ब्रीच हुआ। प्रोफेशनल बिहेवियर तो आ ही जाता है हर जगह, लोग क्या कहेंगे यार बड़े बेईमान हो तुम लोग, तुम्हें प्रोफेशनल तुम्हारी एक कैपेसिटी के अंदर कुछ बातों का पता लगा और तुम सारी दुनिया को बताते फिर रहे हो यार, अपने फायदे के लिए, दोस्तों के फायदे के लिए। ये तो ज्यादती है ना, कि आपको नजर आ रहा है कि शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी और आपने अपनी घरवाली के नाम पे शेयर ले लिए, तो यार जो बाहर दुनिया बेचारी बैठी हुई है वो तो फिर मारेगे ना, उनको तो नुकसान हो गया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हो और प्रोफेशनल बिहेवियर, और इसमें थ्रेट क्या है, अब देखो प्रिंसिपल भी आप ही ब्रीच कर रहे हो और थ्रेट भी आप ही फेस कर रहे हो, ठीक है। थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अपना फायदा नजर आ रहा है जिस वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहे हो, और दूसरा क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच कर रहे हो, ठीक है ना। अब इनमें से कोई एक सवाल पढ़ लेते हैं, दूसरा और छेवां कौन सा पढ़ना है जी, 2 भाई 2 कह दिया। बाकिर एफसीए है, बाकिर एसीए है और फाइनेंस मैनेजर है एट कीवी, लिस्टेड कंपनी है, एंड रिपोर्ट्स टू शाहिद एफसीए जो कि सीएफओ है। तो बाकिर भी सीए और शाहिद भी सीए, ठीक है, दोनों एक ही। अब ये बॉस एम्प्लॉई हैं वैसे तो, ठीक है ना। बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ इशुएंस KL5 स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 18, जहूर अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बोथ, लो जी ट्राई बन गई, ठीक है। शाहिद कौन है जी, शाहिद FCA बॉस, ठीक है, और इसका सबऑर्डिनेट कौन है, बाकिर, ओके। अब ये दोनों क्या हैं, CA, ये है FCA और ये है ACA, ठीक है। बस CA करते हुए टाइम लग गया होगा ना, तो ये अभी ACA ही है दोस्त, इकट्ठे पढ़ना शुरू किया था, वो 1 साल बस एक 2 साल का फर्क रह गया बस, ठीक है, 1-2 साल पहले क्वालिफाई कर गया तो वो FCA ACA, ठीक है। और ये तो आ गए कोड के अंडर, और इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, नाम है उसका जहूर भाई, ये PRC में छोड़ गया था भाई कह रहे हैं इसने अपना बिजनेस कर लिया और अब इसने दो CA इसने अपने रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एंड इन जहूर अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ
बाकिर एंड शाहिद इन्फॉर्म्ड बाकिर दैट शाहिद ने रेकमेंड किया उसको, बॉस ने कहा है कि केएल शेयर आर शेयर्स परचेज केएल के शेयर एज हायर ईपीएस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। जहूर ऑल्सो सॉट बाकिर एडवाइस ऑन दिस मैटर। बाकिर शाहिद भाई कह रहे थे कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, ईपीएस स्ट्रांग आएगी, शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, फायदा हो जाएगा। क्या कहते हो, फिर ले लो। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ शाहिद मे बी इन ब्रीच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब इसमें शाहिद ने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है, बॉस ने, और ठीक है जी। अच्छा, अब मसला क्या है, उसको तो कोई थ्रेट था नहीं था, लेकिन ऑल्सो स्टेट पोटेंशियल थ्रेट दैट बाकिर थ्रेट क्या फेस कर रहा है, मारा जाएगा ना। देखो कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, बताता है तो कोड जाता है, नहीं बताता है तो दोस्त जाता है। तो बाकिर फेस कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या है जी, फ्रेंडशिप क्या है, फेमिलियरिटी थ्रेट। हाँ फेमिलियरिटी, सही कह रहे हो, फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है, फेमिलियरिटी थ्रेट भी कह सकते हो, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, दोस्त भी है हमारा, ठीक है। तो पढ़ लें इसको जाके अब। अच्छा, सेफ गार्ड भी मांगे हैं उसने, हाउ शुड ही रिस्पॉन्ड, तो इसके सेफ गार्ड्स भी हैं। तो ये ज़रा डिफरेंट सवाल था, तो इसको पढ़ लीजिए जी। वो बस जी, एन अकाउंटेंट शेल कंप्लाई, वो डेड लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, डेड लाइन पहले लिखी जाती है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू जहूर शाहिद रिवील्ड इनसाइड इंफॉर्मेशन टू हिम विच इज नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन पर्टेनिंग टू इनसाइड। ये तो उसने कंपनीज एक्ट को बीच में डाल दिया। एज अ रिजल्ट शाहिद हैज ब्रीच दिस प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उसने प्रोफेशनल बिहेवियर डाला बीच में, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये तो खिलाफ है आपकी इस इंस्टीट्यूट के इस के नाम के साथ जो जुड़ा हुआ, ये बेईमानी तो नहीं करनी चाहिए, आपने नहीं करनी, कोड पढ़ाया आपको, ठीक है ना, एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, वो डेडलाइन पहले लिखी गई जो याद कराई हुई है आपको। इन गिवन सिनेरियो शायद मिस यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एडवांटेज ऑफ हिज फ्रेंड्स, और शायद, ठीक है, सो शायद हैज ब्रीच दिस प्रिंसिपल। बाकिर को इंटिमिडेशन, ओ ये आई फॉरगॉट, क्योंकि बॉस भी था, असल में दोस्त भी था ना, तो मैं दोस्ती के चक्कर में बॉस एम्प्लॉय तो भूल ही गया। दोस्त भी बॉस एम्प्लॉय हो ना, तो कभी कभी बॉस, जो दोस्त बॉस होता है, वो आम बनने की निस्बत दोस्त को ज़्यादा तंग कर लेता है। बंदा बन जा तू, मैं तेरा बॉस हूँ, मैं सॉरी यार मैं भूल गया, ये भी लिखना चाहिए था, ठीक है ना। बॉस एम्प्लॉय मिक्स है इसके अंदर। एनीवेज, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आया क्योंकि बाकिर जो है वो भाई उसका दोस्त है ना, ठीक है, वो जहूर का दोस्त है, और मे भी उसकी दोस्ती स्टेक पे आ जाए अगर वो नहीं बताता तो, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी नहीं कह सकता, ठीक है, कि यार उसने तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर दिया, मैं ऐसी तैसी उसकी ये मैं बात, डर भी लग रहा है, ठीक है। तो सेफ गार्ड्स क्या हैं, रिफ्रेन करे हिमसेल्फ फ्रॉम, आज पता लगेगा, आज पता लगेगा, दोस्ती जाती है तो जाए, रिफ्रेन करो, कोड कहता है रिफ्रेन करो, मत बताओ, ठीक है, कुछ भी कर लो, उसे बताओ, उसे बिठाओ और समझाओ, जहूर को समझाओ, देखो भाई, देखो बात ये है, ज़िंदगी थोड़ी सी है, ठीक है ना, अल्लाह को जवाब देना है, मेरे ज़िम्मे एक काम है, मुझे इस चीज़ को प्रोफेशनली एथिकली मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। आप मेरे भाई हो, और आपको खाना भी खिलाता हूँ, आप जो कहते हो करता हूँ, लेकिन उसने जो किया वो किया, मैं ये नहीं कर सकता, रिफ्रेन। फिर शाहिद को बुला लो, यार इधर आ जाओ, यार तुमने, या उससे अलग कर लो, बुलाना मत वहाँ पे, ठीक है, उसको यार तुम क्या अजीब आदमी, यार कोड पढ़ा, तुम 2 साल पहले क्वालिफाई करके मुड़ के कोड नहीं पढ़ा, कभी भूल गए वो चीज़ें। डिस्कस करो शाहिद के साथ, ऑल्सो कंसिडर करो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को भी, और सीख करो लीगल एडवाइस। हैं, बहुत आगे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला सवाल आ जाए तो आपने, मेरे ख्याल से तो ये इसमें थ्रेट जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है, अगर, क्योंकि आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब लेना है, जब आपके किसी दोस्त का फ़ायदा हो रहा है, दोस्त का फ़ायदा हो रहा है तो आपकी दोस्ती जा रही है, ठीक है ना। और फेमिलियरिटी थ्रेट भी इसमें लिख सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको इसी के हिसाब से ही रखें। फेमिलियरिटी थ्रेट तो होता है कि आप का किसी से ताल्लुक़ है जिस वजह से आप कुछ गलत जो है तो उसको फ़ायदा दे रहे हैं, कोई एंट्री गलत कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो वो डिफरेंट हो जाता है, तो इसके साथ ही स्टिक करें, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी वाला सवाल आ जाए तो फिर
जो ब्रीच किया है वो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, और जो थ्रेट फेस कर रहे हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ही है। क्यों कॉन्फिडेंशियली ब्रीच करेंगे? अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी दोस्त अजीज़ के फ़ायदे के लिए। ठीक है, सही है। अच्छा प्लीज़ ये पेजेस ज़रा आपने पढ़ लेने हैं, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, होना तो नहीं है वैसे, वो सवाल आ जाए तो एक मीटिंग करूँगा मैं, उसमें पूछ लीजिएगा। ओके, सही है। बाकी इसके हमने MCQ सारे कर लिए थे। तो ले देख, IS-21 और IS-12 रह गया, लेकिन अब मगरिब का टाइम हो चुका है 5-7 मिनट ऊपर, तो ये सेकंड लास्ट पार्ट क्लोज कर रहे हैं। मगरिब पढ़ के आते हैं, लास्ट पार्ट में IS-12 का सवाल करेंगे रीसेंट टाइम का इंशाल्लाह, और 21 के 2 MCQs के अलावा भी कुछ हो सकता है मेरे जहन में आ जाए। बहरहाल 21 को भी देखना तो है एक दफ़ा। थोड़ी सी तसल्ली तो हो रही है ना कि यार देखो सारा कुछ ऐसे मतलब समराइज होकर सामने आ गया ना कि यार ये सब कुछ था, यही सब कुछ ही था, बस रिवीजन करनी है, इसको काबू रखना है। मॉक से पहले एक प्रॉपर रिवीजन करनी है, मॉक के बाद पर्चे से पहले भी कर लेनी है। तो 90% सवाल तो इंशाल्लाह पर्चा सही हो ही जाएगा। 90% बड़ा होता है, मतलब 90% आपको आता हो तो उसमें से आप क्या कुछ शायद 70, 75, 80 तक सही कर लोगे, आता हो पर्चा तो इतना बहुत होता है। और अच्छे बच्चे तो इससे भी अच्छा कर सकते हैं, 80 तक भी सही कर सकते हैं, 85 तक भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बस एक पार्ट रह गया। ओके, पार्ट कौन सा चल रहा है? 7th पार्ट को क्लोज करें, अगला इंशाल्लाह 8वां पार्ट आखिरी पार्ट है। ओके।